ऑलराइट, अब बात करेंगे प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। देखिए, एग्रीकल्चर है, इतना कुछ है तो इसमें प्रॉब्लम तो होंगी होंगी। तो हमारे इंडिया के एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहली बात है, हम मॉनसून पे डिपेंड करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे पास पानी के लिए जो है या इरिगेशन के लिए हमारे पास सोर्स नहीं होता है। दूसरा, लो प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है कि पर हेक्टेयर से, एक खेत से आप कितने किलोग्राम फूड प्रोड्यूस करते हैं। तो जो प्रोडक्शन है हर हेक्टेयर से कितने किलो हो रही है, वो है उसकी प्रोडक्टिविटी। तो हमारे यहाँ पे कम है दूसरे कंट्रीज के कंपैरिजन में। लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड इनडेटनेस। पैसे की कमी है। जो किसान है हमारा ज्यादातर क्या रहता है, कर्जे में डूबा रहता है। लैक ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। जमीन के रिफॉर्म्स होने की जरूरत है, जमीन किसानों के पास नहीं है। इंडिया के रफली जो 80% किसान है, उनके पास जो एवरेज जमीन है वो करीब 1 हेक्टेयर की है, यानी कि करीब करीब जो है 10,000 स्क्वायर मीटर। तो वो कुछ भी नहीं होता, कुछ 1-2 एकड़ कह सकते हैं, उसमें उतनी होती है। फिर जो लैंड होल्डिंग है वो यही है कि छोटी हैं, फ्रेगमेंटेड होती जा रही हैं और भी ज्यादा। कमर्शलाइजेशन की कमी है हमारे यहाँ पे। अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। एग्रीकल्चर में ऐसा ही है कि जितने लोगों की जरूरत है उससे ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में काम करते हैं। तो उससे क्या होगा, जो इनकम है वो कम हो जाती है। और जो लैंड है हमारी एग्रीकल्चर की, वो डिग्रेड होती जा रही है। राइट। उसके बाद एक चीज आती है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन एक ऐसी चीज है जो सभी ने सुना होता है, सभी को पता होगा। अगर पता है तो कमेंट करके बता दीजिए, और इसके आगे मैं आपको वैसे बता देता हूँ। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? ग्रीन मीन्स एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में जब आपने एक क्रांति ला दी, उसको कहा गया हरित क्रांति। ये आपको पता होगा किसने शुरू किया था वर्ल्ड में? तो किया था नॉर्मन बोरलॉग ने। उसी को कहते हैं फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। कब की बात है? 1960 के दशक की बात है, दस डेकेड ऑफ द 1960s। इंडिया में कौन लेके आया? एम एस स्वामीनाथन इसको लेके आया। और उससे हुआ क्या था, हमारे यहाँ जो फूड ग्रेन है उसकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ये पीरियड जब ये इंडिया में आया था, इस पीरियड की बात है, 67 के बाद आना शुरू हो गया था। उसके बाद हमारी प्रोडक्शन जो है वो बहुत बढ़ गई। इतना हो गया कि पहले हम फूड डेफिसिट कंट्री थे। हम मांगते थे दूसरों से कि हमें क्या चाहिए, फूड चाहिए खाने के लिए। हमारी कंट्री के पास इतना नहीं होता था। इसके बाद क्या होने लगा, हम इतना प्रोड्यूस करने लगे हैं कि अब हम एक्सपोर्ट करते हैं। आपको शायद पता होगा, इसी साल हमने जो एक्सपोर्ट किया है वीट, करीब 72 लाख मीट्रिक टन किया है। वो ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसे 1-2 साल पहले हम सिर्फ 1 या 2 लाख मीट्रिक टन किया करते थे। इसके एस्पेक्ट की बात करें, इसमें क्या क्या आपको देखना होता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन तभी पॉसिबल था जब आप इसमें हाई यील्ड वाली वैरायटी यूज करें। दूसरा, केमिकल फर्टिलाइजर इसमें यूज करें, केमिकल पेस्टिसाइड यूज करें, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वाज द प्रीरिक्विजिट कि आपको मशीन्स यूज करनी पड़ेंगी, अदरवाइज ये नहीं काम कर पाएंगे इतना। और इरिगेशन, पानी जो है अवेलेबल होना चाहिए। पानी अवेलेबल नहीं है तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। राइट। तो ऐसा कुछ था इसमें। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जो हैं रेवोल्यूशन में वो कौन सी हैं जो इसमें कवर हुई, कि किस किस में आया? मेन तो वीट और राइस, बाकी ज्वार बाजरा मेज कवर हुई थी, पर जित फोकस है हमारा वो वीट और राइस पे ही रहा। जो उसके अलावा फूड क्रॉप्स हैं आपकी, नॉन फूड क्रॉप्स हैं, यानी कि जैसे कॉटन हो गया है ना, जो अपने खाने नहीं चाय हो गए, उनमें नहीं आया है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है ज्यादातर फोकस किस में हुआ? स्टार्टिंग वीट में हुआ, क्योंकि रोटी इसी से खाई जाती है जी। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? देखो, एक इम्पैक्ट दोनों होंगे, पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। पॉजिटिव क्या? सबसे पहले तो यही है, जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गया। दूसरा, हमारी जो डिपेंडेंसी थी वो कम हो गई। किस पे? जो इंपोर्ट हम किया करते थे। उसके अलावा बेनिफिट हुआ फार्मर को, उनकी आमदन बढ़ गई, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ गई तो आमदन बढ़ गई। इंडस्ट्री को फायदा हुआ, यस, इंडस्ट्री की ग्रोथ बढ़ गई, क्योंकि मशीन्स की डिमांड बढ़ गई थी तो इंडस्ट्री को मशीन्स बनानी पड़ी। केमिकल इंडस्ट्री लगने लगी, क्योंकि पेस्टिसाइड चाहिए था, फर्टिलाइजर चाहिए था उसके लिए। और रूरल एरिया में, गांव में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने लगी, क्योंकि लोगों के पास काम आ गया, है ना। नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि जो फूड क्रॉप्स नहीं है उन पे ध्यान नहीं दिया गया, उनकी प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पाए। और जो फूड क्रॉप्स भी हैं वो भी सारी कवर नहीं हुई, सिर्फ 2-3 क्रॉप्स हैं जो इसमें कवर हो पाई। उस वजह से जो एरिया है इंडिया के, उसमें अलग अलग आपको डिस्पैरिटीज नजर आती हैं। मीन्स कुछ ऐसे एरिया जहाँ पे पहुंचा ही नहीं तो वहाँ पे कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ। कुछ ऐसे एरिया जैसे पंजाब हरियाणा, यहाँ पे इतना पहुंचा कि लोग रिच हो गए, है ना। यहाँ के फार्मर जो है दूसरे फार्मर्स के मुकाबले बहुत रिच हैं। बट
एक चीज और है कि केमिकल ज्यादा यूज होने लगे, आपकी जमीन में केमिकल आ गए, आपके फूड में केमिकल आ गए और आपके अंदर केमिकल आ चुके हैं। पानी की जो कंजप्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और इतना बढ़ गया कि पानी की जो डिमांड है उस वजह से अब क्या होता है कि जो पानी है उसका टेबल पंजाब में नीचे जा रहा है, राइट। उसके अलावा और क्या इसके हम इम्पैक्ट की बात कर सकते हैं कि जो सॉइल है, हमारी जो जमीन है, मिट्टी है, उस पे इम्पैक्ट पड़ा, क्रॉप की प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट पड़ा, है ना। उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, कैसे कि पंजाब तो है यहाँ पे, आपको लगता है पंजाब हरियाणा यहाँ पे तो कुछ लेवल तक आ गई है ना। बाकी जो है दूसरे एरियाज में ऐसा कुछ नहीं हो पाया, और हेल्थ जो है रिस्क बढ़े, क्योंकि केमिकल इतना यूज करते हैं तो क्या हो रहा है, जो केमिकल है वो सारी तरफ फैल रहा है, जमीन में फैल रहा है, खाने में फैल रहा है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, राइट। एक नाम आप सुनते हैं रेनबो रेवोल्यूशन, ये क्या है, जो ग्रीन रेवोल्यूशन था। अब ग्रीन तो सिर्फ एक चीज में था, ग्रीन एग्रीकल्चर की, अगर उसके अलावा बहुत सारी चीजें जब आप बात करेंगे, प्रोडक्शन लाना है, उसका प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के अलावा क्या किया आपने, दूध में बढ़ाया, व्हाइट हो गया। ऑयल सीड्स में बढ़ाया, इसको बोलते हैं येलो रेवोल्यूशन। ब्लू रेवोल्यूशन हुआ कौन सा, जब आपने फिश की प्रोडक्शन की बात की, राइट, है ना। और गोल्डन फ्रूट्स की बात की, ब्लैक जब आपने एनर्जी की बात की, एग के लिए है सिल्वर, और राउंड जो है वो है पोटैटो का, राइट। और पिंक जो है मीट का, फर्टिलाइजर के लिए ग्रे है, और टोमेटो के लिए रेड है। तो आप ये चीजें याद रखें, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, राइट। तो यहाँ पे आपको याद रखना कि व्हाइट रेवोल्यूशन किसके साथ एसोसिएटेड है, या व्हाइट रेवोल्यूशन किस में लाए हम, दूध में, कि दूध की प्रोडक्शन बढ़ाने को कहते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन, एग का अगर बढ़ाना है इसको कहते हैं सिल्वर रेवोल्यूशन, राउंड जो है वो पोटैटो के लिए है, मीट की अपनी बात की पिंक रेवोल्यूशन। ये क्या है, क्वेश्चंस हैं सारे, राइट। फिर आता है इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है कि जब आप खेत को जो पानी देंगे, फसलों को पानी देंगे, एक आर्टिफिशियल तरीके से देंगे, एक तो होता है बारिश आ रही है, एक है कि आपने खुद किया कुछ तरीका अपनाया। तो जब आर्टिफिशियल होगा उसको आप कहेंगे क्या है, वो इरिगेशन है, राइट। अब इरिगेशन क्यों किया जाता है, जरूरत क्या है, क्योंकि बारिश जो है पूरा साल नहीं आती, आपको फसल तो पूरा साल उगानी है, और पूरे इंडिया में बराबर नहीं आती, कहीं पे बहुत ज्यादा आती है, कहीं पे कम आती है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जब बारिश ना हो तो आपको अरेंजमेंट करने पड़ेंगे बारिश के लिए या पानी के लिए। तो जब आप आर्टिफिशियल अरेंजमेंट करेंगे तो उसको बोलेंगे हम एक इरिगेशन, हमने किया, इरिगेशन के लिए अरेंजमेंट किए। और कितनी तरह से हम करते हैं, एक तो होता है कुएं से किया करते हैं, वेल से, और अब करने लगे ट्यूबवेल से। एक होता है नहरों से, कैनल का, एक होता है टैंक का, बड़े बड़े तालाब बना दिए जाते हैं, एक होता है ये मॉडर्न है ड्रिप और स्प्रिंकल इरिगेशन। अब ये क्या है कि जो वेल है, कुएं वाला है, बहुत पुराना सिस्टम है, यूपी बिहार तमिलनाडु में बहुत ज्यादा चलता है ये, है ना। कई तरह के होते हैं, कोई शैलो, एक होता है डीप। अब होते हैं ट्यूबवेल और आर्टिसन वेल, है ना। शैलो क्या होते हैं, जिनमें पानी ज्यादा डीप नहीं होता है ना। पर उसमें क्या होता है, पानी ड्राई हो जाता है। और जो डीप वेल है वो ऐसा होता है कि उनमें पानी बहुत ज्यादा होता है और पूरा साल रहता है, ये बेनिफिट है डीप वेल का। बट अब इनकी इंपॉर्टेंस कम हो गई है। अब किसकी इंपॉर्टेंस है, ट्यूबवेल की इंपॉर्टेंस, कहते हैं खेत लगी है मोटर, बस मोटर तो जाके बटन नाप देना तो चल पाऊगी, कुछ ऐसा है। तो ट्यूबवेल जो है बेसिकली है क्या, एक ट्यूब लगा दी जाती है मशीन के साथ, जो पानी एक्सट्रैक्ट करती है, जो ग्राउंड वाटर है ना, उसमें से। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए बस एक चीज है, आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वेल के लिए नहीं चाहिए, इसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। बट ये किसी अब बहुत बड़ा एरिया आप क्या कर सकते हैं, इरिगेट कर सकते हैं, जो कि जो कुआं है उससे आप दूर का ज्यादा एरिया आप पानी नहीं दे सकते, इसे दे सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपको खुद निकालना पड़ेगा, चाहे आपने एनिमल फोर्स लगाया, एनिमल पावर यूज की, या कुछ और किया, वहां पे आपको खुद करना है। यहाँ पे क्या, आपने बस बटन दबा दिया, मोटर चल पड़ी, या जनरेटर चला दिया तो मोटर चल पड़ी। कहाँ पे ज्यादा पॉपुलर है, यूपी, हरियाणा, पंजाब, बिहार और गुजरात, ये एरिया जहाँ पे ट्यूबवेल बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ये क्वेश्चन है ऐसे, आपको पता होने चाहिए। दूसरा जो है कैनल, है ना, नहरें हैं। ये क्या है, इसके लिए कंडीशन है कि एक तो जब आप नदी है उसमें से आप पानी निकाल लीजिए, ताकि आप खेतों में भेज सकें उस पानी को, तो वो आपने कैनल बना दी। पर इसके लिए कंडीशन क्या है कि नदी में पूरा साल पानी होना चाहिए, जो हमने कल बात की पेरिनियल रिवर्स, पेरिनियल सोर्स ऑफ वाटर होना चाहिए। दूसरा क्या है, जो एरिया है वो प्लेन होना चाहिए, अगर एरिया ऐसा है तो यहाँ पे आप नहरें नहीं बना सकते। अगर प्लेन एरिया है
तभी वो नहर बनेगी, अदरवाइज जो नहर है वो नहीं बनेगी। और सॉफ्ट जमीन होनी चाहिए जिसमें आप खुदाई करके नहर बना सके। अगर वो पथरीली जमीन होगी, पत्थर होंगे, फिर आप नहर नहीं बना सकते। तो ज्यादा ये कैनल सबसे ज्यादा कह लीजिए पूरे इंडिया में कहाँ पे ज्यादा पाई जाती हैं? उत्तर प्रदेश में बहुत है, पंजाब और हरियाणा में नहरें सबसे ज्यादा है। बाकी इतनी और जगह पे आपको नहीं मिलेंगी। साउथ इंडिया में जो है वहां पे बहुत कम मिलती हैं, कोस्ट पे बहुत कम मिलती है। क्या कारण है उसका? क्योंकि एक तो वहाँ की नदियां जो है उनमें पानी कम है, दूसरा वहाँ की जो जमीन है वो कैसी है, एक तो रफ टेरेन है, प्लेन नहीं है। तीसरा वो रॉकी टेरेन है, हार्ड रॉक है, वो सॉफ्ट नहीं है। उसमें से जो नहरें हैं वो बनाना बहुत मुश्किल होता है। एक है ये टैंक इरिगेशन, मतलब आपने एक तालाब बना दिया और उसका एक टैंक बन गया। तो टैंक में होता क्या है, एक आपने एक खड्डा बनाया होता है, नेचुरल होता है, आप बना देते हैं। जो बारिश का पानी है, रेन वाटर, इसमें कलेक्ट किया जाता है। और जो रेन वाटर होगा, जब इसमें आएगा पानी, आपने भर लिया, कब तक के लिए? अगले साल तक के लिए, या जब तक ये चल सके। यानी कि आपने रेन वाटर को यूज किया किस चीज के लिए? अपने खेतों को पानी देने के लिए। किस से? इस टैंक से अपने टैंक बना लिए, तो इसी को कहते हैं टैंक इरिगेशन। राइट? तो कहाँ पे होगा? ये उस एरिया में होगा जहाँ पे रॉक्स होंगी, हार्ड रॉक्स, पथरीली जमीनें होंगी। क्योंकि वहां पे खड्डा जो है कि नीचे से खोद के कुआं नहीं बना सकते या ट्यूबवेल नहीं लगा सकते, तो वहां पे पानी भर ले जाता है। पर एक चीज ध्यान में रखनी होती है, यहाँ पे जो नीचे खड्डा है या जो ये रॉक है जहाँ पे हमने बनाया है बड़ा सा टैंक, तो रॉक ऐसी होनी चाहिए जिसमें से पानी नीचे सीपेज ना करता हो। अगर पानी सीपेज कर गया तो यहाँ पानी सूख जाएगा, बचेगा कुछ नहीं। पर पानी फिर भी कब सूख जाता है? सनी होता है, धूप बहुत ज्यादा होती है, धूप की वजह से पानी उड़ जाता है ना, बट इतनी जल्दी नहीं उड़ता है। तो कर्नाटका का जो प्लेटू है, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र, उड़ीसा, केरला, बुंदेलखंड, और ये कहाँ पे यूपी का एरिया, राजस्थान, गुजरात, यहाँ पे ये टैंक इरिगेशन करवाया जाता है। उसके बाद जो ये ड्रिप इरिगेशन है, ये शायद आपने सुना हो। दिस इज मॉडर्न टेक्निक, जो नए मॉडर्न मेथड उनमें से एक है। तो यहाँ पे जो पानी कहाँ दिया जाता है? नहरों में पानी या ट्यूबवेल से पानी कहाँ दिया जाता है? खेत में भर दिया जाता है। ऐसा यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे ये प्लांट लगा है तो इसकी जड़ को पानी चाहिए, तो बस जड़ में ये नोजल लगा दिए वहां पे, वो ऐसे नोजल लगी है, तो वो क्या करेगी? ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप ड्रॉप, ड्रिप इरिगेशन। इसीलिए कहते हैं कि ड्रॉप बाय ड्रॉप। किसको? जो रूट्स उनको पानी मिलता है। तो उससे फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है आपको बहुत ज्यादा पानी वेस्ट नहीं करना पड़ता है, थोड़े से पानी में आपकी फसल उग जाती है। यानी कि आप कह लीजिए 50-60% पानी आप बचा लेते हैं। फिर करते क्यों नहीं हम? क्योंकि ये जो पाइपलाइन बिछाई है ना, इसमें कॉस्ट पड़ती है, इनिशियल कॉस्ट ज्यादा है। पर यहाँ पे सबसे बेनिफिट क्या है बड़ा? वो ये है कि पानी की जो खपत है वो कम हो जाती है, और ये इफिशिएंट है। इफिशिएंट इसलिए पानी की वेस्टेज कम है यहाँ पे। राइट? फिर है स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन इसमें देख लीजिए, यहाँ पे आपको अच्छा से नजर आ जाएगा। स्प्रिंकलर इरिगेशन ये क्या होता है? जो आपने फाउंटेन लगा देते हैं, खेतों में लगे होते हैं, ये आपने देखे होंगे। तो ये है कि इसका फायदा क्या है कि अगर जमीन प्लेन नहीं है, ऐसे उबड़ खाबड़ है, तो अगर आप यहाँ फसलें उगा रहे हैं, तो यहाँ पे स्प्रिंकल लगाया तो क्या होगा? बारिश करेगा वो बारिश की तरह, तो ये सारे में फैला देगा। यहाँ पे आपको जैसे चैनल बनाने होते हैं पानी के लिए, जैसे कैनल्स में बनाते हैं या खेतों में हमने चैनल्स बनाते हैं ताकि पानी जा सके पूरे खेत में, वो करने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ती है ना? तो बेनिफिट है इसका। बट ये है कि जैसे आपने वो चावल बीजने, तो चावल में तो बहुत ज्यादा पानी चाहिए ना, तो पैडी में इसको नहीं यूज कर सकते। जूट है, मतलब जहाँ पे ये जो फसलें हैं जिनके लिए पानी ज्यादा चाहिए, वहां पे आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं मेथड को। राइट? फिर एक कॉन्सेप्ट है एग्रीकल्चर और क्लाइमेट चेंज का। ये क्या है? देखिए, ये सिर्फ इसलिए मैं बात कर रहा हूँ एग्जाम के लिए कि ये बड़ा मुद्दा उठा होता है आजकल, कि जो क्लाइमेट है वो हमारा वो बदल रहा है। ये आपको पता है, ये क्लाइमेट बदल रहा है, तो इसीलिए क्लाइमेट चेंज बोला जाता है। ये टर्म आ गई है। मतलब क्लाइमेट का मतलब क्या? गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी, सर्दियों में कोई बहुत ज्यादा सर्दी हो जाती है। मतलब टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है। कई बार सर्दियां जो है विंटर्स आई और वो बहुत देर तक चलती रही, या गर्मियां जो है जल्दी आ गई। तो ये क्या है? आपका जो पैटर्न है वो बदल रहा है, तो इसको हम कहते हैं क्लाइमेट में बदलाव को क्लाइमेट चेंज। तो इससे खेती पे कोई असर पड़ता है? बस ये चीज है, यही सवाल है और यही जवाब है हमारा, कि ऐसा खेती पे क्या असर पड़ता है। पहला, गर्मी बढ़ जाएगी तो क्या होगा? आपकी फसल खराब हो सकती है, जैसे अभी हुआ। इस बार क्या हुआ था? इस साल मार्च में अचानक से गर्मी बढ़ गई थी, उस वजह से जो दाना है गेहूं का, वो पक नहीं सका, वो श्रिंक कर गया।
तो जब श्रिंक कर गया तो उसका वजन जो कम हो गया, जो प्रोडक्टिविटी थी यानी जिसको कहते हैं झाड़, वो कम हुआ था। और पैदावार, पंजाब की प्रोडक्शन कम हुई है इस बार, यूपी में कम हुआ है, हरियाणा में कम हुआ है प्रोडक्शन। किस वजह से? गर्मी की वजह से। ठीक है। लॉस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, पानी कम हो जाता है आपका, तो रिसोर्स, जो रिसोर्स है आपका उसका लॉस हो गया। ड्रॉट, सूखा पड़ जाता है, सूखा पड़ जाएगा तो खेती कहाँ से करेंगे? एक्सेसिव प्रेसिपिटेशन, अगर बारिश बहुत ज्यादा हो गई, क्योंकि क्लाइमेट चेंज में ऐसा भी तो होता है ना कि फ्लड आ गई, बारिश ज्यादा हो गई तो क्या होगा? फ्लड आ गया, फ्लड से भी तो आपकी फसलों का नुकसान होने वाला है। तो फ्लडिंग हुई, प्रेसिपिटेशन, तो ये सारी चीजें कि आपकी खेती को नुकसान पहुंचा रही हैं। इससे और क्या होगा? गर्मी ज्यादा होगी, बीमारियां बहुत ज्यादा लगेंगी, है ना? तो ये प्रॉब्लम है। इसका मतलब क्लाइमेट चेंज को हम इग्नोर नहीं कर सकते। क्लाइमेट चेंज ऐसा नहीं कि क्लाइमेट चेंज सिर्फ आपके एनवायरनमेंट को खराब करता है, क्लाइमेट चेंज आपके एग्रीकल्चर को भी खराब करता है। राइट, तो ये था आज के लेक्चर में। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।